और मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। बात कर लेंगे कि डायबिटीज़ या शुगर है क्या? इंसुलिन का उससे क्या ताल्लुक है? डायबिटीज़ की जो किसी को हो जाए तो उसकी अलामतें क्या होती हैं और पेचीदगियाँ जो होती हैं उसका ज़िक्र करेंगे। और जब गुर्दा मुतासिर हो जाए तो पता कैसे चलता है और पेचीदगी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कुछ पिक्चर है जिसमें डबलबा जो है जिसको पैनक्रियास कहा जाता है। पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन का जो रोल होता है शुगर को प्रिवेंट करने में या इंसुलिन दिखने में ऐसा होता है केमिकली अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए और फिर हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो एनर्जी आती है बॉडी में वो ग्लूकोज की सूरत सेल्स से एनर्जी अखराज की जाती ड्राइव की जाती है। उस सेल्स के अंदर जाएंगे तो एनर्जी बॉडी इस्तेमाल करेगी और ग्लूकोज के सेल्स के अंदर दाखिल करने के लिए जो आती है वो इंसुलिन जिसमें मौजूद ना हो तो फिर वो ग्लूकोज जो हम भी खाना खाते हैं अल्टीमेटली ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ही रहेगा और सेल्स में नहीं जाएगा। खाने से जो अलामतें होंगी उसकी हम अभी बात करते हैं। ये खून की नाली अब देख रहे हैं ग्लूकोज ये दिखाई गई है और ये सेल्स में जा रही है। अगर इंसुलिन मौजूद है आराम से ग्लूकोज सेल्स में जाती है और सेल्स के अंदर जो है वो ग्लूकोज से एनर्जी ड्राइव होती है। इसमें भी यही जो चाबी इसमें दिखाई गई है ये बेसिकली इंसुलिन को दिखाया गया है और ये ग्लूकोज है जो सेल्स के अंदर जा रहा है। अब अगर सेल में नहीं जाएगा तो ग्लूकोज इस तरह से बढ़ता रहेगा खून में और फिर जब बहुत ज्यादा बढ़ता है तो फिर उसकी मखसूस अलामतें होती हैं जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना और पेशाब का ज्यादा आना और वजन का कम होगी। और इंसुलिन जिस्म में या तो मौजूद नहीं है या इंसुलिन है सही लेकिन काम नहीं कर रही। दो वजूहत होती हैं या पैथोजेनेसिस होती है। मेनली जो भी शुगर के मरीज हैं उनमें 90% तो वो मरीज होते हैं जिनमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस यानी उसमें मज़ाहमत हो और फिर जो 10% है जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है जो छोटी उम्र के अमूमन बच्चों में देखा गया जिसको टाइप 1 डायबिटीज भी कहते हैं। इंसुलिन मौजूद नहीं होता और शुगर में बढ़ जाती है। जो दूसरा टाइप है जिसमें इंसुलिन होता तो है लेकिन रेजिस्टेंस होती है मज़ाहमत होती है इंसुलिन काम नहीं करता। उनकी वजूहत उसको हम ज्यादा फोकस में लाएंगे। तो उसकी तशखीस के लिए थोड़ी बात कर लेते हैं। फिर फास्टिंग में जो है वो लेस देन 100 होनी चाहिए। फास्टिंग से मुराद खाना पीना तकरीबन 12 घंटे से ना हो जिसको हम फास्टिंग स्टेट कहते हैं। और उस टाइम जब हम ब्लड ग्लूकोज चेक कर रहे होते हैं तो उसको हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कहते हैं। 100 से कम होनी चाहिए। अगर हमारे इंसुलिन सही बन रही है पेनक्रियास मौजूद है पेनक्रियास के सेल्स सही इंसुलिन बना रहे हैं तो वही अगर बंदा खाना खाता है तो खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे के बाद जो ग्लूकोज 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर उनके जिस्म में इंसुलिन अच्छी खासी मौजूद। इसी तरह से अगर एक और टेस्ट होती है जिसको HbA1c कहा जाता है। HbA1c एक एवरेज शुगर बताता है परसेंटेज में जो 3 महीने का एवरेज होता है। नॉर्मली 5.7 से कम होनी चाहिए। यहाँ मैंने 6.2 दिखाया है। बेसिकली 5.7 और 6.2 ये एक रेंज है जिसके बीच वाले प्री डायबिटिक कहलाते हैं। प्री डायबिटिक एक स्टेट है जिसमें ना तो उस बंदे को शुगर है ना वो नॉर्मल है यानी वो एक ऐसी स्टेट है कि वो जल्द ही डायबिटिक हो जाएंगे अगर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया और वो अगर 6.2 से ज्यादा होगी तो फिर वो डायबिटिक हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मल कहने के लिए 5.7 से कम। इसी तरह से फास्टिंग ब्लड शुगर की जो रेंज है वो 100 और 26 के बीच में होती है जिसको प्री डायबिटिक कहते हैं और ये तकरीबन 140 और 200 के बीच में अगर हो तो ये प्री डायबिटिक ग्रुप हो। प्री डायबिटिक वाली जो चीज है वो आपको समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसपे ज्यादा फोकस होना चाहिए वो 90% लोगों में टाइप 2 वाली डायबिटीज होती है। के जो कारण है उनमें जीन्स का भी मसला होता है। जीन्स पेरेंट्स से जीन्स लेके पैदा होते हैं। बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज वाली जीन्स होती हैं और कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जिसमें कोई ना कोई ऐसी एब्नॉर्मलिटी छुपी हुई होती है जो उम्र के किसी भी हिस्से में जाहिर हो सकती है। तो टाइप 2 डायबिटीज कुछ हद तक जो है वो जेनेटिक जीन्स की वजह से होती है और बहुत सारी हद तक जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में देखें तो ओबेसिटी जो है वो सबसे ज्यादा देखी गई है शुगर के मरीजों में या जो जिन लोगों को शुगर देखी गई है। ओबेसिटी से क्या मुराद है जो वजन जो होता है वो अगर BMI की कैलकुलेशन में देखें तो 3 कैटेगरीज हैं लेकिन जो पहली कैटेगरी को ही हम ओबेसिटी
कहते हैं मोर देन 30 BMI। तो कोई भी थोड़ी बहुत जानकारी रखता है तो आराम से वो चेक कर सकता है कि जो वेट होता है उनका, तो डिवाइड हम करते हैं, जो अपनी हाइट होती है, हाइट मीटर्स में उसका स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं तो BMI आ जाता है। तो पहली कैटेगरी में 30 से ज्यादा हो लेकिन 35 से कम हो, और दूसरी जो कैटेगरी और ज्यादा आगे वाली है ओबेसिटी की, वो 35 to 40 होती है, और जो 40 से भी ज्यादा है वो उसको मॉर्बिड ओबेसिटी, वो एक पूरी तरह से एक बीमारी है, पेचीदगी होनी होनी होती है। ये इसमें फोकस इसलिए करना जरूरी है कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने रिवर्स किया भी है। तो अगर डायबिटीज किसी को है और उसका BMI 30 है, तो वो अगर ऐसा ऐसा 30 से अपना BMI कम करके 25 तक लेके आता है, तो बहुत अधिक चांसेस हैं कि उनके शुगर्स वापस नॉर्मल हो जाएगी। ये इसकी अच्छी बात है, इसलिए ज्यादा फोकस करना चाहिए। फिर फिजिकल इनएक्टिविटी जो मोटापे का सबब भी बनती है, ओबेसिटी का सबब भी बनती है। लेकिन अगर मोटापा नहीं भी है फिर भी फिजिकल एक्टिविटी अगर कम है, यानी ज्यादा बैठना ज्यादा है, उन लोगों में भी चांसेस हैं कि शुगर ज्यादा। इसके अलावा पुअर डाइट है, यानी जो भी डाइट खाते हैं उस खाब जो है वो हेल्दी डाइट वाला नहीं है। बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड वाली चीजें हैं जो डब्बों में अक्सर स्टोर्स में मिलती हैं, या फिर ये एक चार्ट दिखाया है जिसमें फ्राई वाली चीजें, मीठी चीजें हैं, बर्गर्स हैं, तो ये पुअर डाइट है। बहुत ज्यादा एकदम शुगर बढ़ाने वाली चीजें हैं, और जिसमें एकदम जो लोड पड़ता है पेनक्रियाज पे इंसुलिन निकालने का, तो वो भी उसके सिस्टम को खराब करता है और डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस जो है, तनाव किसी भी वजह से हो, बहुत सारे लोगों को काम का जो बहुत ज्यादा होता है, मैनेज नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें जमा हो जाती हैं, तो उनके हर वक्त दिमाग में चलता रहता है कि बहुत सारे काम उनके रहते हैं, तो वो उनका सुकून जो है वो खत्म कर देता है, वो हर वक्त तनाव में रहते हैं। तो ये अगर हम अपनी जिंदगी में काम जो है वक्त पे करते रहें, सलाहियत के हिसाब से काम ढूंढें, फिर शायद स्ट्रेस ऐसा से कम हो। इसके अलावा फिर नींद का अगर कम हो, जो 8 घंटे 24 घंटे में जरूरी होती है, 6 से 8 घंटे कम से कम, वो भी सुकून वाली नींद हो, तो उसमें कमी है, तो वो भी एक क्रोनिक लेक ऑफ स्लीप वाली स्टेट रहती है, हर वक्त नींद का आना, जब भी हम जाग रहे होते हैं, तो वो शुगर उन लोगों में भी ज्यादा देखी। अब बात करते हैं अलामतें। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा पेशाब आना, और जख्म हो जाए तो वो बढ़ता नहीं है, और हर वक्त थकावट रहती है, वेट भी बढ़ नहीं रहा है बल्कि कम हो रहा है, खाना पीना भी ज्यादा है फिर भी वेट कम हो रहा है, आगे चल के आंखों का मसला भी है। तो ये अलामतें बहुत सारे लोगों को होती हैं, कुछ लोगों को अलामतें बहुत कम भी होती हैं। उनको भी शुगर टेस्ट कराना चाहिए अगर उनका वजन ज्यादा है, या उनका डाइट का पैटर्न पुअर है, या वो स्ट्रेस में रहते हैं, तो एक दफा शुगर चेक करने में हर्ज नहीं है, अमूमन जिनकी 30 से ज्यादा है। अच्छा, फिर पता कैसे चलेगा अगर मेरे गुर्दे मुतासिर हो गए हैं? तो उनमें अक्सर लोग बताते हैं पेशाब में जाग आना, और वो अगर यूरिन DR की ये रिपोर्ट दिखाई है मैंने, इसमें अगर तीसरे नंबर पे देखें तो एल्ब्यूमिन इसमें तो कंडेल है, लेकिन अगर एल्ब्यूमिन आता है तो वो एक पहली निशानी है। और कभी कभी शुगर की डायग्नोज शुगर पॉजिटिव आती है यूरिन की रिपोर्ट में, तो भी डायबिटीज डायग्नोज, तो एक फर्जी रिपोर्ट। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें आप इसमें चेक कर सकते हैं। शुगर वालों को इन्फेक्शन भी ज्यादा देखा गया है, तो उसमें अमूमन व्हाइट सेल यानी लिकोसाइट्स बहुत ज्यादा आते हैं, वो भी एक तरह से इन्फेक्शन की अलामत। सारे लोगों को पेशाब का इन्फेक्शन हुआ, फिर बाद में टेस्ट हुई तो शुगर भी बढ़ी हुई है, तो यानी इन्फेक्शन जो पेशाब का ज्यादा शुगर वालों में देखने को मिलता है। आंखें मुतासर होती हैं, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। ये फिल्टर गुर्दे खराब होते हैं, जख्म सही नहीं होता है बहुत सारे लोगों को, और पाँव काटने पड़ते हैं क्योंकि उनको न्यूरोपैथी हो जाती है, उसके रगों का मसला होता है, एहसास नहीं होता ठंडे गर्म का, और चप्पल उतर जाती है पता नहीं चलता। ये बड़ी सीरियस, उन्हीं लोगों को कोई अगर चोट लग जाए और जख्म जो है वो बढ़ता नहीं है, बढ़ जाता है, आगे चल के पूरी टांग भी काटनी पड़ती है लोगों की। हार्ट अटैक भी बहुत ज्यादा देखा गया है जो डायबिटिक होते हैं बनस्बत जो डायबिटिक नहीं होते हैं। इसी तरह ज्यादातर हमें डायबिटीज वाले मिलते हैं। डायबिटीज को इसीलिए मदर ऑफ दी ऑल डिजीज कहा जाता है कि हर बीमारी की जो माँ है, क्योंकि वो एक तरह से सिस्टम को डिरेंज कर लेती है। पूरा सिस्टम खराब करने वाली कोई चीज हो तो यानी वो सीरियस ही होती है,
लाइटली आसान इसलिए लेते हैं कि उसमें बजाय कोई पेन नहीं होता, ऐसे लोग उसको आसान सा समझते हैं, लेकिन वो ही असल में उसकी गलती वहीं से शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं तो पेचीद को रोकने के लिए यस शुगर को कंट्रोल करना है। शुगर को कंट्रोल दो तरीके से करते हैं। सबसे जो मौसर तरीका आसान सा वो तो बेहतरीन तरीका, कोई दवा का इस्तेमाल न किए बगैर, यानी टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं, जो लाइफस्टाइल से ताल्लुक रखता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड कहते हैं, दवाओं के बगैर वो इलाज है। फिर एक स्टेज आती है कि दवाओं के बगैर मसला हल नहीं होता, तो फिर जाहिर सी बात है दवाएं इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन हमारा फोकस ये होना चाहिए कि दवाओं के बगैर इलाज किया जाए। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये समझना बड़ा जरूरी है कि उम्र के साथ साथ इंसान के जिस्म के जो अज़ा हैं उनकी कैपेसिटी, उनके रिजर्व के फंक्शन डिक्लाइन होते हैं, यानी कमी उनमें आती रहती है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। इसी तरह से अगर हम लबलबे का मिसाल ले लें तो यहाँ पे मैंने दिखाया है जो इंसुलिन पैदा कर रहा है, तो वो भी एक टाइम के बाद इंसुलिन जो है उसमें कमी आती है। और अगर हमने अपने वजन को कंट्रोल नहीं रखा, फर्ज करें कि मेरी एज जो है वो 25 है, मेरा वजन जो है 60 किलो है, मेरी एज जो 35 है लेकिन वजन जो है मैंने 75 कर लिया, 80 कर लिया, एज 50 हो गई, वजन 90 हो गया। अब 25 से 50 की एज में उतने रिजर्व यहाँ नहीं होती है कि वो उसको कोप कर सके, इसीलिए ही मसाइल का शिकार होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है लोग वो कहते हैं पहले तो हम सही थे, तो वो इस तरह से हम तैयारी नहीं करते, ग्रेजुअली ये बढ़ रही होती है आहिस्ते आहिस्ते, तो हमें उसके हिसाब से अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखना है, क्योंकि एज़ा के अपना एक रिजर्व है, ऐसा नहीं बेपनाह रिजर्व है। आप जो कुछ भी खाएं, जो कुछ भी करें और वो हर चीज को बॉडी मेंटेन कर लेगी, वो जब तक यंग है तो वो कर लेती है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तैयारी तो बड़े मसाइल में रहते हैं। होप कि ये आपको बात क्लियर हो गई। और फिर जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो फिर थोड़ा सा बता देता हूँ कि एचपी, कुछ लोग HbA1c को देखते हुए इलाज करते हैं कि किसी का अगर 7% से कम है तो कोई दवा नहीं देते हैं, सिर्फ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन LSM का मशवरा देते हैं कुछ। अच्छा, फिर जब ये HbA1c काफी बड़ी भी है, 7 और एक दवा जैसे मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज से लोग शुरू करते हैं, और इससे भी ज्यादा HbA1c है तो ग्लूकोफेज के साथ साथ एक दवा और डोएल थेरेपी कहते हैं, एक दवा और वो कोई भी हो सकती है, सिटाग्लिप्टिन है, वो इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन ये चीजें डॉक्टरों के मशवरे से की जाए, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग पैटर्न होता है, बहुत ज्यादा शुगर उनकी ज्यादा है तो पिन भी ऐड करनी पड़ती है। खैर ये एक अलग हर बंदे का हिसाब से तजवीज होनी चाहिए, सबके साथ लाइफस्टाइल को जारी रखेंगे तो दवाएं बढ़ेंगी नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।